हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं ट्यूटोरियल आई एम सरिता। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या है? डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा हैंडलिंग है क्या। व्हाट इज अ डाटा? डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एनी सोर्सेज। हम कोई भी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ डाटा हैंडलिंग। और अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई हमने कलेक्ट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया और दैट इज अ डाटा। और हैंडलिंग मतलब उसको हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। 8th क्लास के बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर करे, वो हमने डाटा कलेक्ट किया एक तरह से। और क्या हो सकता है? नंबर ऑफ स्टोरी बुक रीड बाय यूर फ्रेंड्स। तुम्हारे फ्रेंड्स ने कितनी स्टोरी बुक रीड करी, दिस इज ऑल्सो अ डाटा। 10, 20, 30 जितनी भी उसने बुक रीड करी, दैट इज अ डाटा। अब डाटा क्या होता है? दो तरह से होता है। एक होता है रो डाटा, नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइज्ड डाटा। रो का मतलब कच्चा, अनफेयर। तो रो डाटा क्या है? मान लो हमारी क्लास में एक टीचर आई और उसने पूछा बच्चों से कि तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं। फर्स्ट बच्चे ने कहा मेरा आर्ट है, सेकंड बच्चे ने ये कहा मैथ, थर्ड बच्चे ने कहा साइंस, और फोर्थ बच्चे ने कहा इंग्लिश, फिफ्थ ने आर्ट, सिक्स्थ ने साइंस, सेवन ने मैथ, एट ने साइंस, नाइन्थ ने इंग्लिश एंड 10th ने मैथ। ये 10 बच्चों का ग्रुप था। उनसे ये पूछा कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो रेंडमली सबने बता दिया। दैट इज अ रो डाटा। ये एक रो डाटा है। अब ये रो डाटा को ऑर्गेनाइज्ड डाटा कैसे करेंगे? अब इसमें क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे। यहां लिखेंगे सब्जेक्ट और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आर्ट, सबसे पहला आर्ट था। आर्ट कितने बच्चों ने लाइक करा? एक और ये दो बच्चों ने लाइक करा, तो यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट के नीचे लिख देंगे हम 2। फिर हम देखते हैं मैथ। मैथ कितने बच्चों ने लाइक करा? 1 एंड 2 एंड 3 बच्चों ने मैथ लाइक करा। और इसी तरह साइंस कितने बच्चों ने लाइक करा? 1, 2, 3 बच्चे साइंस को लाइक करते हैं। एंड देन इंग्लिश 1 एंड 2, 2 बच्चों ने। तो हमने एक ये टेबल बना दी और दैट इज ए ऑर्गेनाइज्ड डाटा। रॉ डाटा से ही ऑर्गेनाइज्ड डाटा बनता है। अब उसके बाद जब हमने ये डाटा कलेक्ट कर लिया, इस डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डाटा रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है, एक है टेबुलर फॉर्म एंड नेक्स्ट है ग्राफिकली फॉर्म। टेबुलर फॉर्म यही है जो हमने ये टेबल बना दी, ये टेबुलर फॉर्म है। और ग्राफिकली फॉर्म क्या है? ग्राफिकली फॉर्म के कई तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है पिक्टोग्राफ, सेकंड बार ग्राफ, थर्ड डबल बार ग्राफ, नेक्स्ट हिस्टोग्राम एंड लास्ट पाई चार्ट। ग्राफिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें से पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ हमने ये लास्ट क्लासेस में किया है। हिस्टोग्राम हमारे लिए नया है 8th क्लास में, एंड पाई चार्ट। तो एक बार रिव्यू लेते हैं इसका, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ का। पिक्टोग्राफ क्या है? जिसे नाम से ही पता चल रहा है, पिक्चर। अब हमें एक वो रिप्रेजेंट करना है। एक शॉपकीपर है, वो मंडे को 50 पेंसिल सोल्ड करता है और ट्यूसडे को 40 पेंसिल एंड वेंसडे को वो 25 पेंसिल सोल्ड करता है। इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? पिक्टोग्राफ में। तो कैसे बनाएंगे इसका पिक्टोग्राफ? तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंबल ले लेंगे कोई भी। तो ये एक पेंसिल है, ठीक है। तो एक पेंसिल कितने को रिप्रेजेंट करती है? 10 को। इट्स मीन 1 रिप्रेजेंट 1 सिंबल
स्टैंड फॉर 10। अगर हमने एक पेंसिल बना दी तो इसका मतलब वो 10 पेंसिल हैं। तो अब देखें, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो इसका पिक्टोग्राफ कैसे बनेगा? मंडे को कितनी पेंसिल सेल हुई है? 50। तो एक के लिए 10, तो कितनी पेंसिल बन जाएंगी हमारी? 5। ये 10 हो गई, 20 एंड 30, 40 एंड 50। ये 50 पेंसिल हो गई। तो एक पेन 10 को रिप्रेजेंट करती है और ट्यूसडे को कितनी है? 40। तो अब हम कितने साइन बनाएंगे? 1, इट्स मीन ये एक पेंसिल, दूसरी पेंसिल, बीच में एक लाइन लगा लें, पेंसिल सी लगेगी ये, ठीक, एंड थर्ड पेंसिल। तो ये कितनी हो गई? 30 एंड 40 पेंसिल हो गई है। 10, 20, 30, 40। वेंसडे को कितनी है? 25। 1 रिप्रेजेंट 10, 2 रिप्रेजेंट 20 एंड अब अगर हम एक पूरी पेंसिल बनाते हैं तो वो हो जाएंगी 30। अब 25, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर देंगे? हम इसको हाफ कर देंगे, यूं कर देंगे, बस इतना छोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा। दैट इज अ पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बार के द्वारा मिलती है और उनकी विड्थ और हाइट प्रोपोर्शन में होते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक एकेडमिक ईयर है 2003 और 4 में नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 100, 2004 और 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 200, 2005 और 6 में थे 250, 6, 7 में 300, 7, 8 में 350। इसको बार ग्राफ द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन। यहाँ हम लेंगे ईयर और एक्स एक्सिस पे ईयर और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमारे मिनिमम है 100 और मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 350। तो स्केल हम इसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं 50-50 का। 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड ये 350 हो जाएगा और y को हम ऊपर कर देते हैं, ये 350। और यहाँ पे 2003 और 4 में कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट? 100। तो इसके लिए ये वाला हमारा बन जाएगा 2003 और 100 स्टूडेंट का। ये एक बार बन गया हमारा 2003 to 4। और नेक्स्ट 2004 और 5 में कितने हैं? 200। ये 2004 और 5, 2005 और 6 में 250, 250 यहाँ पे हमारा 2005 और 6। इस तरह से 6 और 7 में कितने हैं? 300। एक्स एक्सिस को यहाँ पे लेंगे, ये हमारा बन जाएगा 2006 और 7। और इसी तरह से हम 7 और 8 का आगे 50 तक का ले लेंगे। और इसमें क्या होता है? बार आर ऑफ इक्वल विड्थ एंड विद इक्वल गैप। इक्वल विड्थ
जो बार की विड्थ है, ये वाली विड्थ सबकी सेम होनी चाहिए। जब हम ग्राफ में लेंगे तो ये वाली विड्थ सबका सेम होनी चाहिए। और विद इक्वल गैप का मतलब ये वाला गैप सब बार में इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि एक में हम एक स्क्वायर का ले रहे हैं और एक में दो दो का, सेम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, जब हम कोई दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं तो उसको हम डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दो एकेडमिक ईयर है 2005 और 2006 के। एक बच्चों के मार्क्स का कंपेयर करा हुआ है, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। 2005 में उसके मैथ में 30 थे और 6 में 60, सोशल साइंस में 40 और 2006 में उसके इंक्रीज हो गए 50 हो गए, और साइंस में 2005 में 80 और 7 में उसके डिक्रीज हो गए 65। तो इसको हम डबल बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन वही हमारा ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम लेंगे सब्जेक्ट और यहाँ पे लेंगे मार्क्स। मार्क्स हमारे कितने हैं, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 80। तो 10-10 के स्केल लेते हुए करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 मार्क्स और सब्जेक्ट। अब सबसे पहले मैथ में 2005 के लिए हमने ये स्केल लिया है, एक ये बार बनाएंगे, एक ये बार बनाएंगे। 5 के लिए प्लेन वाला बार और 6 और 7 के लिए ऐसे लाइनों वाला बार बनाएंगे। मैथ में 2005 में उसके कितने हैं, 30। टू 2005 के लिए प्लेन बार लेना था और 6 के लिए हमें लाइनों वाला, और तब 6 में उसके 60 हो गए, मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं। और ये सब्जेक्ट मैथ। एंड नेक्स्ट सोशल साइंस में 2005 में है उसके 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के लिए यहाँ आ जाएगा हमारा 5 के लिए प्लेन और 6 के लिए लाइनों वाला ग्राफ लेना, और ये 50, 6 में उसके 50 हो गए, तो यही ग्राफ आगे चला जाएगा और दिस विल बी, और ये कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेक्स्ट साइंस 2005 में उसके 80 मार्क्स हैं, 80 के लिए यहाँ पे एंड एक्स एक्सिस को और आगे लेके जाएंगे, और 2006 में 65 उसके डिक्रीज हो गए हैं, तो 65 यहाँ से जाएगा 70 और 60 के बीच में, यहाँ पे प्रोक्स। ये लाइन हमारा, ये कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस। तो दिस इज अ डबल बार ग्राफ। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है अब हमारा 8th क्लास में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। हिस्टोग्राम के लिए क्या चाहिए होती है, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की क्यों जरूरत पड़ती है, कई बार बहुत लंबा बहुत बड़ा हमारे पास डाटा होता है लार्ज क्वांटिटी में, तो उसको रिप्रेजेंट करना
बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है उसमें। मान लो हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं, उन 60 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं। मान लो रोल नंबर 1 के 10, रोल नंबर 2 के 20, तो ऐसे 60 बच्चों के मार्क्स लिखे जाएंगे, ठीक है। और तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हम ग्रुप में बना लेंगे 1 to 60 बच्चों के, तो यहां से लेके यहां तक पूरा पेज लग जाएगा उस पे एक बच्चों के मार्क्स लिखने में ही, और टाइम भी लगेगा। तो इसके लिए हम ग्रुप डाटा बनाते हैं। ग्रुप डाटा कैसे बनाएंगे, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो इस तरह से ये हमने ग्रुप बना लिए। और यहां ये हमारे क्या है, मार्क्स, और यहां लगाएंगे हम टैली मार्क्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मान लो 0 to 10, 10 बच्चों के हैं मार्क्स, तो इसके लिए टैली मार्क्स कैसे लगते हैं, 1 2 3 4, और फिफ्थ के लिए क्रॉस लगा देते हैं, 5 हो गए, 1 2 3 4, और फिफ्थ ये वाला हो जाता है 6 7 8 9 और 10। 10 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 15। तो इसके लिए टैली मार्क्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए, 11 12 13 14 एंड 15। 20 to 30 18 बच्चों के मार्क्स हैं। टैली मार्क्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 और अब 18 और 11 12 13 14 एंड 15। अब 3 और 15 ये हो गए, अब 3 1 2 3 18 बच्चे। और 30 to 40 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, मान लो वो है 19। तो टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और 40 to 50 मार्क्स हैं 8 बच्चों के। तो इसके लिए टैली मार्क्स कैसे लगेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3। तो ये हमारी एक ग्रुप डाटा हो गया। ग्रुप से छोटा बन गई ये टेबल हमारी। और इसके बाद इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने से, एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले कुछ इसके बारे में बताती हूँ। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस सबको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। और 0 to 10, ये इसमें 0 क्या है, इज अ लोअर लिमिट, एंड 10 अपर लिमिट। हर क्लास की क्या होगी, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। 10 to 20 ये लोअर लिमिट और 20 अपर लिमिट। हर क्लास की, हर ग्रुप की अपनी एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट। 20 लोअर लिमिट, 30 अपर लिमिट, 30 लोअर लिमिट, 40 अपर लिमिट, एंड सो ऑन। और उसके बाद है क्लास साइज। ये 1 मार्क क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, क्लास साइज एंड विड्थ ऑफ क्लास, एक ही बात है। तो ये क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये उस क्लास की विड्थ आ जाएगी। अब जैसे 0 to 10 की क्लास विड्थ कितनी आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 10 माइनस 0 तो 10। इसकी क्लास साइज क्या आ जाएगा,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 माइनस 10 10 30 to 40 है इस क्लास की इंटरवल की। हमारे पास क्लास साइज क्या आ जाएगा 40 माइनस 30 10। अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, वो कैसे बनेगा। और एक चीज और, इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक ही बात है। तो अब हम ग्राफ बना रहे हैं इसका। ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहां हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक्स एक्सिस पे मार्क्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पूरी टेबल में देखे जाता है, सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है 8 और सबसे बड़ा नंबर 9। उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, यहाँ पे कौन से नंबर लें, 8 to 19 तक लेने हैं हम, तो दो दो के गैप पे ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। ये हमारे 18 तक के मार्क्स चले गए, 18 तक स्टूडेंट्स चले गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ एक और ऊपर लेना चाहे तो 20 तक भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे मार्क्स, मार्क्स हमारे कहाँ से जा रहे हैं 0 to 50, 0 ये रहा, 10 10 के गैप पे लेंगे 10 20 30 40 50 60। अब हमारा पहला क्या है 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं 10 बच्चों के। 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं 10। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करके 10 तक जाएंगे और 10 बच्चों के यहां तक 10 इसी को ऊपर ले जाएंगे और 10 तक आ जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट ग्राफ बन गया। एंड सेकंड 10 to 20, 10 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं 15। 10 to 20 तक जाएंगे और 15 बच्चे, 15 14 और 16 के बीच में चला जाएगा, तो इसी को एक्सटेंड करेंगे यहां तक और यहां तक, ये 20 तक लेके जाना है हमें। एंड नेक्स्ट 20 to 30 कितने बच्चों के हैं 18 बच्चों के। 20 to 30 यहां तक आएगा और 18 तक जाएगा, 18 हमारा ये रहा। और 30 to 40 कितने बच्चों के मार्क्स हैं 19 बच्चों के हैं। 30 to 40 तो हमारा 19, एक ग्रुप और ऊपर जाएगा, y हम यहां ले लेंगे और ये हमारा 20 हो जाएगा। तो 30 to 40 19, 18 और 20 के बीच में यहां पे चला जाएगा और ये यहां 30 to 40 यहां तक लाना है हमने। और 40 to 50 कितने बच्चों के हैं 40 to 50 हमारे हैं 8 बच्चों के। 8 बच्चे यहां पे इसके सामने से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 40 to 50। तो ये हमारा हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है, बार ग्राफ में हमारे अलग अलग बनते थे बार, बीच में हमारा गैप आता था, और हिस्टोग्राम में हमारा गैप नहीं आता, उसी के साथ आगे चलता जाता है।
नाउ वी स्टार्ट पाई चार्ट। पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। हमारे क्लास में पाई चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में? 50% गर्ल्स हैं और 50% बॉयज हैं, तो इसको सर्कल ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक सर्कल बनाया और इसमें 50%, तो इसका बिल्कुल सेंटर से एक पॉइंट कर लेंगे। हाफ सर्कल ऊपर हो गया, हाफ नीचे, तो ये 50% बॉयज और 50% गर्ल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल ये है, मान लो कि कुछ बच्चों पे सर्वे करा कि चॉकलेट आइसक्रीम कितने बच्चे कौन सी तरह की लाइक करते हैं। चॉकलेट फ्लेवर को 50% बच्चे लाइक करते हैं, वनीला फ्लेवर को 25% एंड अदर फ्लेवर 25%। इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 50% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 50% का अपॉन 100, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 0 से 0, 5 1 जा 5 2, तो 1/2 आ जाएगा। 25% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 25% का साइन हटाएंगे 100, 25 1 जा 25 4 जा, तो ये पूरा 4 से कैंसिल हो रहा है, 1/4। ऐसे ही ये 25% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4। अब हम इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 का, तो 1/2, 360 का 1/2, 1/2 ऑफ 360 इंटू 360, तो 2 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, 180, 2 1 जा और 3 36, 18 से कैंसल आउट हो जाएगा और 0, तो 180 डिग्री। अब 1/4 जो बनेगा वो 360 का कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 4 9 जा 36 और 0 90 डिग्री, तो ये सेम बनेगा 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो 90 डिग्री। तो ये हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने पड़ते हैं। फिर अब हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट कैसे बनेगा? सर्कल में, क्योंकि सर्कुलर चार्ट है ये। तो सबसे पहले चॉकलेट फ्लेवर कितने लाइक कर रहे हैं? 180 डिग्री, 180 डिग्री और 50% है, ये क्या है? पूरे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? चॉकलेट या ऊपर वाला चॉकलेट 50% मतलब 180 डिग्री एंगल। हमने एंगल फाइंड आउट करा। एंगल कैसे? पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, फ्रैक्शन को कंप्लीट एंगल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा चॉकलेट फ्लेवर। 50% था ये हमारा। अब 50 का फिर से हाफ कर दे तो ये 1/4 हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो ये 25%, 1/4 90 डिग्री का, हमने आधे का फिर से आधा कर दिया तो 1/4 हो गया। ये हो गया वनीला 25%, और बाकी जो बच गया वो ऑटोमेटिकली 1/4 हो गया, तो ये भी 25% क्या हो जाएगा? अदर फ्लेवर। कितना है? 25%। तो दिस इज आवर पाई चार्ट। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर इसका हिंदी में मीनिंग देखा जाए तो वो होता है संभावना। जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं कि अगर मैं एक क्वाइन को टॉस करती हूँ, हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो उसमें या तो आ जाएगा हेड और या टेल। तो इसमें कितने इवेंट्स बन रहे हैं? 2 इवेंट्स। क्या आएगा? हेड एंड टेल, ये 2 इवेंट्स बनते हैं। अगर हमें प्रोबेबिलिटी हेड की फाइंड आउट करनी है तो हेड की क्या चांस है? 1 और टेल के भी 1, तो टोटल इवेंट्स 2 हैं और फेवरेबल। तो इसका फॉर्मूला ये है प्रोबेबिलिटी का
फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब जैसे हेड एंड टेल 2 इवेंट्स बन रहे हैं, टोटल इवेंट्स इसमें कितने बन रहे हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, ऑफ हेड, हेड फेवरेबल मेरा सिर्फ यही हेड चाहिए मुझे, तो 1 फेवरेबल 1, और टोटल कितने बन रहे हैं 1 और 2, टोटल इवेंट्स 2। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी हो जाएगी, दैट इज आल्सो टेल फेवरेबल मेरा 1 है और टोटल इवेंट्स 2, तो आल्सो 1/2। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब स्कूटर है, मान लो हम स्कूटर को स्टार्ट करते हैं, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। स्कूटर को स्टार्ट्स करना है, इट कैन बी एंड कैन नॉट बी, तो 2 ही तो चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फेवरेबल अगर टोटल इवेंट्स देखे जाएं तो इसमें भी 2 बनते हैं, 1 और ये 1 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्ट करने की कितनी बनेगी, चांस एक ही आ रहा है स्टार्ट होने का, तो 1/2, दोनों चांस है, टोटल चांस 2 है ना, हो सकता है और नहीं हो सकता। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्टार्ट की कितनी हो जाएगी, आल्सो 1/2, नॉट स्टार्ट होने का एक ही फेवरेबल है और टोटल कितने हैं, 2 ही चांस है, इसमें भी होगा और नहीं होगा, तो 1/2। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।